हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। हमने पहले भी देखा है बर्च रिडक्शन, लेकिन वहां पे देखा था बर्च रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन, जिससे एल्कीन बनता था और ट्रांस फैशन में एल्कीन बनता था। अभी हम देखेंगे बेंजीन जैसे स्टेबल कंपाउंड को भी रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे रिडक्शन होगा उसको देख रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट बर्च रिडक्शन करने के लिए हमें जो रिएजेंट लेना पड़ेगा, कोई मेटल लेना पड़ेगा, और ये मेटल जनरली ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा या ग्रुप 2 का लोअर एलिमेंट होगा। लोअर एलिमेंट मतलब नीचे वाला, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 में नीचे वाला एलिमेंट होगा वो होगा। इनफैक्ट हमने बताया था कि ग्रुप 1 का एलिमेंट या ग्रुप 2 का लोअर एलिमेंट को अगर लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हो तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, Na+ बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके चारों तरफ अमोनिया इसको सोलवेट कर लेता है। सोलवेट करने का मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस पे प्लस डेल्टा चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है इस पे माइनस चार्ज है। तो इस माइनस के तरफ ये हाइड्रोजन सब अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो काफी छोटा होता है उस पे -1 चार्ज है। अगर वही बात करें Na+ का, तो Na सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, सोडियम का साइज बड़ा है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का साइज काफी छोटा है, और उस पे चार्ज दोनों में बराबर है। मतलब केवल नेचर अपोजिट है ना चार्ज का, क्वांटिटी तो दोनों में चार्ज का बराबर है। तो अब बताओ, यहां चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाता है और यहां चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे से स्पेसिस पे बड़ा सा चार्ज, बड़ा सा स्पेसिस पे बड़ा सा चार्ज नहीं, दोनों जगह चार्ज सेम है, लेकिन ये बड़ा स्पेसिस है और ये छोटा है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अमोनिया चारों तरफ से घेर लेता है। अमोनिया का हाइड्रोजन वाला सेक्शन घेरता है क्योंकि उस पे होता है प्लस डेल्टा चार्ज। इसी को बोलते हैं सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। इसी सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से इस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, डीप ब्लू अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो, और अगर कॉन्क सॉल्यूशन होता है 3 मोल पर लीटर से ज्यादा सोडियम को या पोटेशियम को डिजोल्व कर देते हैं लिक्विड अमोनिया में, तो कलर इसका इस सॉल्यूशन का हो जाता है ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। इस पे हम डिटेल बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमने पढ़ाया है एस ब्लॉक में, लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल का सॉल्यूशन हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया है, मतलब अमोनिया को लिक्विफाई कर लिए हो, -33 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, अमोनिया लिक्विफाई हो जाएगा। उसमें सोडियम डाल दो, लिथियम या पोटेशियम डाल दो, या ग्रुप 2 का लोअर मेंबर डाल दो, तो इस तरह का कुछ होता है। सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम प्लस अलग हो जाएगा, और इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसको अमोनिया घेरे रहेगा। ये देखो, ये है सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। इसी सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण इस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ जाता है, मतलब ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, अच्छों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करने के लिए किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देना होता है, और यहां पे ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये किसी कंपाउंड का पार्ट नहीं है, किसी एलिमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये तो आसानी से किसी को डोनेट किया जा सकता है। यही वजह है कि लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल का सॉल्यूशन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमने लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन जनरली यूज किया जाता है लिथियम और सोडियम ही। हालांकि ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट यूज किया जा सकता है, ग्रुप 2 का लोअर एलिमेंट यूज किया जा सकता है, लेकिन जनरली तुमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो लिथियम रहेगा या तो सोडियम रहेगा M के जगह पे। बेसिकली ये जो हमने लिया है लिथियम और सोडियम और NH3, ये बेसिकली सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। हालांकि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी ले लिया जाता है। बेसिकली जनरली ऐसा अल्कोहल लिया जाता है जो कम एसिडिक हो, जो H+ मुश्किल से निकाले, ठीक है। कई जगह पे ETOH ले लिया जाता है, कई जगह पे
टर्ट ब्यूटेनॉल ले लिया जाता है, ठीक है। बट इसका क्या रोल है हम बताएंगे। कई जगह पे एक और चीज ध्यान देना, ये नहीं भी लिखा जाएगा, यही दोनों लिखा जाएगा, तो तुमको वही कराना है जो इस तीनों के पर्जेंस में कराया गया है। एक्चुअली में ये लिया ही जाता है, बट कई जगह क्वेश्चंस में छोड़ देता है, इसको नहीं लिखता, केवल ये दोनों लिख देता है। तो तुमको वही कराना है जो हम अभी कराएंगे, ठीक है। चलो, तो अब अगर बेंजीन को, रुक जाओ, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेने दो मेरे को इधर। देखो, अगर बेंजीन तुम लेते हो और बेंजीन का रिएक्शन कराते हो H2PT के साथ, H2PT के साथ, ठीक है, और तुम देते हो H2 का 1 मोल, तो तुमको लगेगा कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हालांकि होता क्या है, इसका रिएक्टिविटी एरोमेटिक होने के कारण इसके टुवार्ड्स कम होता है, जबकि इसका रिएक्टिविटी एरोमेटिक नहीं होने के कारण H2 के टुवार्ड्स ज़्यादा अच्छा होता है। यही वजह है कि इससे ये बनाना बड़ा मुश्किल है। इसका अगर 10 मोल लेते हो और इसका भी 10 मोल लेते हो तो तुमको लगता है दोनों का 10 मोल रिएक्ट करके ये बनेगा, ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली इसका कुछ अमाउंट ये बनाएगा, जैसे ये बनेगा वैसे ये इसके साथ अब रिएक्ट ना करके ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, जिसके वजह से एरोमेटिक के रिस्पेक्ट में तो ये कम स्टेबल है, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ये फर्दर रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये रिएक्ट करके फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। मतलब अगर तुम यहाँ पे रिएक्शन रोकना चाहोगे तो नहीं रुकेगा, यहाँ पे रिएक्शन रोकना चाहोगे तो रुकेगा। यहाँ पे 1 मोल और इसका 3 मोल दे दो, सबका सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका 1 मोल और इसका 1 मोल दे के तुम यहाँ पे रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा रिएक्शन। ज्यादातर कंपाउंड बेंजीन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी ज्यादातर मतलब इसका जिस प्रोपोर्शन में इसका मोल लोगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये कम पड़ गया तो ये बचा रह जाएगा, यहाँ पे आके नहीं रुकेगा। मतलब अगर तुम सोचो, इसका ले लेते हो 1 मोल, नहीं इसका ले लेते हो 3 मोल, और इसका भी ले लेते हो 3 मोल, तो पता है क्या होगा। तुम सोच रहे होगे कि इसका 3 मोल इसका 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 3 मोल बनेगा, नहीं, इसका 3 मोल नहीं बनेगा। जब होगा रिएक्शन इसी के थ्रू, जैसे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा तुमको, इसका मिल जाएगा 1 मोल, इसका 1 मोल मिल जाएगा। ये भी नहीं मिलेगा, ये भी रेयर थोड़ा बहुत मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फाइनली ये मिलेगा 1 मोल, और ये 3 मोल खत्म हो जाएगा, ये 3 मोल खत्म हो जाएगा, और इसका 1 मोल खत्म होगा, और इसका 2 मोल बचा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो बना है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, और इसके बाद जो बना है ये इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहां तो रेजोनेंस से कुछ तो स्टेबलाइज है, यहां तो एकदम स्टेबलाइजेशन नहीं, ठीक है। तो यही वजह है कि एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके रोकना मुश्किल है, 2 को रिड्यूस करके रोकना मुश्किल है, वहीं तुम सबको रिड्यूस कर सकते हो H2PT के हेल्प से। हालांकि H2PT में भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ता है। अब ये जो बर्च रिडक्शन है, तुम इसका एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हो बर्च रिडक्शन से, ठीक है। हालांकि ये वाला नहीं बनता है, जनरली ये बनता है, लेकिन एक डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हुआ ना, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होके ये बन जाएगा बर्च रिडक्शन से। एक डबल बॉन्ड के रिडक्शन पे रोक सकते हो रिएक्शन को, तो ये बर्च रिडक्शन का एडवांटेज है। हालांकि तुम चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो बाद में, अगर इसका जरूरत हो तब, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। देखो, मैकेनिज्म तो हमने अभी तक नहीं लिखा है, लिखेंगे आगे, बट फिलहाल बताते हैं कि अगर बर्च रिडक्शन का यही रिएजेंट है, बर्च रिडक्शन बेंजीन का कराओगे तो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, और दोनों डबल बॉन्ड पैरेलल में रहेगा, या तो यहां रहेगा, या तो यहां रहेगा, या तो यहां रहेगा, ठीक है। ये दोनों रेजोनेंस में नहीं रहेगा,
ठीक है, अब तुम बताओ क्या इसको रिडक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, बट इसका फॉर्मूला है C6H8। अब बताओ क्या हुआ है, हाइड्रोजन इसमें आके चिपका है या नहीं चिपका है। हाइड्रोजन जब इसमें आके चिपका है इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ही तो कहलाता है, मतलब ये रिडक्शन ही तो है। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन आया है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, लेकिन जो दूसरा हाइड्रोजन आया है, ये हाइड्रोजन ETOH वाला हाइड्रोजन आता है। ये जब मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जरा गौर करते हैं, बेंजीन रिंग हो सकता है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना लगा हो, या हो सकता है कि बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। होता यह है, अच्छा इसको जरा देखें, इसको अगर हम बोलें 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और इधर भी हम नंबर दे दें अगर 1 2 3 4 5 6। अगर तुमसे पूछें कि इसमें कौन सा कार्बन है जो रिड्यूस हुआ है, तो 1 नंबर कार्बन रिड्यूस हुआ है, उसी पे हाइड्रोजन आके लगा है। 4 नंबर कार्बन रिड्यूस हुआ है, उसी पे हाइड्रोजन आके लगा है ना। अब सवाल है कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा रहेगा वो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा। जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा वो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वहीं पे हाइड्रोजन आके चिपकेगा, मतलब यहां पे हाइड्रोजन आके चिपकेगा। मतलब अगर इसका बर्च रिडक्शन कराए तो ये यहां पे हाइड्रोजन चिपकेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो CHO है यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहां पे हाइड्रोजन आया है तो डबल बॉन्ड कहां रहेगा, अब यहां पे तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता है क्योंकि 4 बॉन्ड हो गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनाओ, इधर पैरेलल में डबल बॉन्ड बनाओ, और यहां पे चूंकि हाइड्रोजन चिपका है तो एक इसके अपोजिट यहां पे एक हाइड्रोजन ले आओ, ये बनेगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे और उसको बर्च रिडक्शन कराओ, एक एग्जांपल हमने लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेके, तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा उस कार्बन का रिडक्शन नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा उसका रिडक्शन नहीं होगा, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन आके नहीं चिपकेगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड फिर रहेगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन चिपक जाएगा तो sp3 हो जाएगा ना, और बोल रहा है हाइड्रोजन नहीं चिपकेगा, मतलब क्या हुआ, यहां पे sp2 ही रहेगा, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसे रहेगा डबल बॉन्ड, तो एक इसके पैरेलल यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। तुम चाहो तो ऐसे न लिख के इसको ये भी लिख सकते हो, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये भी लिख सकते। ठीक है, तो ये तो था शॉर्ट ट्रिक कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे जिस कार्बन पे तो उसको रिड्यूस कर देना है, उसी पे हाइड्रोजन चिपकाना है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उस पे हाइड्रोजन नहीं लाएंगे। इतना से ही सारा क्वेश्चन बर्च रिडक्शन का बन जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है वहां पे रिडक्शन नहीं कराते हैं, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है उसको रिड्यूस नहीं करना है, और जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है इसको रिड्यूस क्यों करते हैं, ये समझेंगे हम मैकेनिज्म से। बट जितना अभी पढ़े हैं इतना से ही हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि हम समझते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लास्ट में देखेंगे मैकेनिज्म। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, जितना पढ़े हैं उसके बेसिस पे। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि बेंजीन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो जिस कार्बन पे डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा उस पे हाइड्रोजन जरूर आएगा, मतलब वो हो जाएगा sp3 कार्बन।
ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इतना ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और लास्ट में देखेंगे मैकेनिज्म। कुछ क्वेश्चंस हमने डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट किया है, तो पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितना भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है सब में दिया है, और इसका करा दो रिएक्शन। सोडियम NH3 लिक्विड एंड ETOH। चौक कहाँ गया भाई? एंड ETOH, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O NH2। इसका भी बर्च रिडक्शन ही कराना है। नेक्स्ट, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। बेंजीन पे अगर एडजेसेंट पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, और अगर बेंजीन पे एक कार्बन छोड़ के 2 मिथाइल लगा हो तो इसको बोलते हैं, ये मेटा पोजीशन है, मेटाजाइलिन। और अगर बेंजीन पे ऊपर और नीचे मिथाइल लगा हो तो इसको बोलेंगे पैराजाइलिन, एक ऊपर और एक नीचे, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहां पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और इसका भी बर्च रिडक्शन कराना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ऑलमोस्ट सारा वेरिएंट हम ले चुके, लेकिन फिर भी कुछ और रिपीट करते हैं। C डबल बॉन्ड O OH, इसका भी कराओ बर्च रिडक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे OMe, इसका भी कराओ बर्च रिडक्शन। और एक और है, हालांकि ये एक्सेप्शन है, ये हमें नहीं लिखना चाहिए, लेकिन चलो दिया है, एक्सेप्शन है तो इसको हम लिख ही देते हैं। NMe2, इसका भी कराओ बर्च रिडक्शन, ये सबका बर्च रिडक्शन। एक आध क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं। इस पे 2 ग्रुप लगा हो, OMe यहाँ पे लगा है OMe और यहाँ पे लगा है OMe, एक ये है, और इसका भी कराना है बर्च रिडक्शन। अगर और एग्जाम्पल हम लें तो और एग्जाम्पल तो हमारे पास नहीं है भाई, सोचते हैं कुछ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका भी करा दो बर्च रिडक्शन।
इसका भी करा दो बर्च रिडक्शन, है ना। तो इतना क्वेश्चन है, इन सब का कराते हैं बर्च रिडक्शन। जरा गौर करो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को रिड्यूस करेंगे, मतलब यहां पे हाइड्रोजन आएगा, मतलब ये sp3 होएगा। क्या होगा जरा गौर करो, यहां पे COOH और क्या, हाइड्रोजन। अब ये जब sp3 हो गया तो यहां और यहां तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता है, तो डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, और यहां डबल बॉन्ड होगा तो इसके पैरेलल इधर देना होगा, हो गया। हालांकि चूंकि ये यहां पे इस फॉर्म में ये नहीं बनता है, ये रहता है एसिडिक हाइड्रोजन के कारण ये इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसके बाद जब इसको H3O+ दोगे तो यहाँ पे H+ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये देखो, ये भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके वजह से ये ऊपर जाता है, फिर ये पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही ये बिहेव करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो ये कार्बन क्या होगा, ये कार्बन sp3 बनेगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा देखो क्या बनेगा, C+O NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो फिर जब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये sp3 हो गया, इधर और इधर तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता है, तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। तुमको लगेगा कि सर यहाँ दे देते हैं, जब यहाँ डबल बॉन्ड दोगे तो इसके पैरेलल यहाँ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता है क्योंकि sp3 है, तो यहाँ ही डबल बॉन्ड आ सकता है, तो इसके पैरेलल इधर ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका अगर वर्च रिडक्शन कराए, मतलब ये रिएजेंट लें, तो क्या बनेगा, ध्यान देना, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में डिटेल बता चुके हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है उस कार्बन पे रिडक्शन नहीं होता है, उस पे हाइड्रोजन नहीं आता है बर्च रिडक्शन में। इसका मतलब ना ही यहां पे हाइड्रोजन आना है, ना ही यहां पे हाइड्रोजन आना है, मतलब ना ही इसको sp3 होना है, ना ही इसको sp3 होना है। इस ऐसे केस में जब इसको भी sp3 नहीं, इसको भी sp3 नहीं होना है, तो यहां पे डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये मिथाइल और ये मिथाइल, और चूंकि डबल बॉन्ड यहां पे रहा है तो एक इसके पैरेलल डबल बॉन्ड इधर रहेगा, हो गया, बन गया प्रोडक्ट। मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन रिड्यूस होगा, ये कार्बन और ये कार्बन रिड्यूस होगा, इस पे हाइड्रोजन चिपकेगा और इस पे हाइड्रोजन चिपकेगा। अगर हम मेटाजाइलिन की बात करें तो यहां पे ये दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगा रहेगा उसका रिडक्शन नहीं होता है, मतलब इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, मतलब इसके यहां पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहां पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए तो ऐसे दे दो, और यहां पर भी डबल बॉन्ड होना चाहिए तो ऐसे दे दो, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड जब ऐसे दिए हो तो यहां पे ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड पैरेलल होता है प्रोडक्ट में, बर्च रिडक्शन में, ठीक है। हो गया, देखो जहां जहां मिथाइल लगा था वो कार्बन रिड्यूस हुआ भी नहीं ना हुआ, और नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट भी बन गया, डबल बॉन्ड पैरेलल में भी हो गया, तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। इसी तरह से पैराजाइलिन की बात करें तो ना ये कार्बन रिड्यूस होगा ना ही ये कार्बन रिड्यूस होगा, मतलब यहां भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दोनों पैरेलल में होना चाहिए। चलो ध्यान दो, अगर यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे और यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे दे दें तो देखो इसके पास भी डबल बॉन्ड, इसके पास भी डबल बॉन्ड पैरेलल में, तो ये होगा पैराजाइलिन का बर्च रिडक्शन प्रोडक्ट। यहां पे जरा गौर करें तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये है अल्काइल ग्रुप जो कि होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब ये कार्बन को रिड्यूस होना चाहिए और इसी कार्बन को रिड्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, इस पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और इस पे नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे बना दो डबल बॉन्ड, और ऐसे बनाए हो तो एक पैरेलल डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट। इसी तरह से इसकी अगर बात करें तो यहां पे देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इसको रिड्यूस
नहीं होना चाहिए और इसको रिड्यूस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहे और यहाँ पे sp3 कार्बन होए। मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। कई बार लोग यहाँ पे H छोड़ देते हैं, H नहीं निकालते हैं, बट छोड़ दो तब भी ठीक है। हालांकि टेक्निकली निकाल देना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है और ये जो और NH3 बेसिक है, तो यहाँ से H+ निकाल ही लेगा। नहीं भी निकाल सकते हो बट निकाल दो तो ज़्यादा बढ़िया है। LG वार्डे, सोलेमन्स, LG वार्डे, क्लेडेन, दोनों में ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया और दोनों में H+ निकाल ही दिया, तो निकाल ही देना समझदारी है। इसकी बात अगर करें तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये कार्बन भी sp2 ही रहेगा और ये कार्बन भी sp2 ही रहेगा। मतलब ना ही इसका रिडक्शन ना ही इसका रिडक्शन होगा। मतलब यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड। अब बताओ, ये दोनों जगह पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को पैरेलल होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे दे देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे दे देते हैं, देखो पैरेलल हो जाए। OMe, यहाँ का डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ का डबल बॉन्ड ऐसे हो गया। इसी तरह इसकी बात करें, इसकी बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं या कर ही लेते हैं। देखो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें जनरली प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखो, कोई बुक इसको कोट नहीं किया है, एक बुक केवल इसको कोट किया है, क्लेडेन। सॉरी, ये तो हमने गलत बना दिया भाई, 3 डबल बॉन्ड कैसे दे दिया, रिडक्शन तो हुआ नहीं। NMe2 एक ये बन सकता है और एक बन सकता है NMe2। एक्चुअली ये नहीं बनता है, ये ऐसे भी, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है उसका रिडक्शन नहीं होता है, तो ये तो ऐसे भी नहीं बनना चाहिए था, बनना तो चाहिए था ये वाला, लेकिन ये नहीं बनता है, ये बनता है। एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों होता है कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं है, बट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल याद रख सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, इतना तक जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, इनफैक्ट हम केवल थोड़ा बहुत चांस है आने का, इसलिए हम बता दे रहे हैं, तो इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग यहां भी लिख देता है कि ये मेजर होगा, बट ऐसा नहीं है। क्लेडन क्लियर कट इसके बारे में लिखा है। इसकी अगर बात करें तो जरा ध्यान दो, पहले इसकी बात कर लें। तो इसका जब बर्च रिडक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनता है, याद रख लेना थोड़ा सा। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा निकल जाएंगे हम। ये बेसिकली ऐसे हो जाता है। और जब इसको, ये नेप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन का अगर बर्च रिडक्शन कराते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम रहता है तो देखो क्या हो जाता है, सारे डबल बॉन्ड पैरेलल आ जाता है। इसी तरह से इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन देखो क्या होगा, इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है उसको रिड्यूस नहीं होना होगा। मतलब यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन नहीं चिपकेगा। इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहां भी हाइड्रोजन नहीं चिपकेगा। मतलब यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, तो यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे दे दो, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे, पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल होना भी चाहिए, OMe OMe और यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। तो ये था तुम्हारा बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोलेमन्स का, तो सोलेमन्स लिखता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये कंजुगेटेड डाइइन नहीं बनता है। कंजुगेटेड डाइइन, जैसे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये नहीं बनता, ये बनता है, इसको कंजुगेटेड डाइइन बोल सकते हैं। डाइइन मतलब 2 जगह इन, और कंजुगेटेड है, बट ये कंजुगेटेड नहीं है। तो ज्यादातर केसेस में क्या, ऑलमोस्ट हर जगह, तो एक आध एक्सेप्शन छोड़ के हर जगह तो कंजुगेटेड डाइइन नहीं ही बन रहा है। बट कंजुगेटेड डाइइन, जबकि कंजुगेटेड डाइइन ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों नहीं बनता है, इसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा बोलता है सोलेमन्स। बट
एक्सप्लेनेशन देता है क्लेडेन, बट वो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं देता है। एक और हमने बुक पढ़ा था, कोई याद नहीं ऑथर, वो भी एक्सप्लेनेशन दिया था, बट वो फिर 12th के से हाई लेवल का एक्सप्लेनेशन था, इसलिए हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट तुम याद ही रखो कि यहां पे कंजुगेटेड आइन नहीं बनता है, बट फिर भी देख लेते हैं हम मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म, ये है बेंजीन। इसको जब हम देते हैं क्या होता है रिएजेंट, सोडियम NH3 लिक्विड टेम्परेचर -33 के नीचे, तभी NH3 लिक्विड रहेगा, और साथ में एक कोई अल्कोहल होता है, यही है रिएजेंट। तो ये सोडियम से तो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। वो जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ जाता है। कैसे आएगा, जब तक ये पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं करेगा तब तक तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। एक्चुअली पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो इधर निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहां पे फ्री रेडिकल बन गया। मतलब ये हो गया, यहां पे फ्री रेडिकल बन गया और ऐसा। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना ये रेजोनेंस करता है, ये इधर और ये इधर। देखो ये रेडिकल भी है, एनायन भी है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन। मतलब बर्च रिडक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेडिकल एनायन होता है, ये भी रेडिकल एनायन है। इनफैक्ट ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। इसके बाद जो अल्कोहल मोलेकुल है, अल्कोहल मोलेकुल के इस हाइड्रोजन को ये कार्ब एनायन यहां से H+ ले लेता है, और ये जो RO- है ये फ्री हो जाता है। क्या बन गया, ध्यान देना, एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, यहां पे फ्री रेडिकल रह गया। इसके बाद जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन और भी है वो फिर से यहां पे पहुंचता है एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से बन गया ये एनायन। यहां पे 2 हाइड्रोजन लग चुका है, एक हाइड्रोजन लगा एक्स्ट्रा, एक तो पहले से था। इसके बाद अल्कोहल का दूसरा मोलेकुल से ये ले लेता है H+ और RO- बन के बाहर हो जाता है। इसका मतलब देखो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 H आ गया, एक H पहले वाला था और एक H अल्कोहल से आया। ठीक है, तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। पूरे मैकेनिज्म को अगर तुम गौर करो तो देखो इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सेकंड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ प्रोटॉन ही है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर। थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फोर्थ स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब बेंजीन को 2 बार इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और 2 बार प्रोटॉन दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला होता है, जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है बेंजीन में। प्रोटॉन कहां से आता है, जो अल्कोहल लेते हैं इसका H जाता है। मतलब अगर यहां पे ROH न लेकर ROD ले लें तो यहां पे एक H जो पहले से था वो रहेगा और एक D आ जाएगा, एक H जो पहले से था वो रहेगा और एक D आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो सवाल है
वो ये है, क्या तुमको याद रखना चाहिए, इसमें बर्च रिडक्शन में रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट होता है, रेडिकल भी इंटरमीडिएट होता है एंड एनायन भी इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अब सवाल है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो बताओ ये जो एनायन बना है, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो, ये कहां पे रहना पसंद करेगा, ध्यान देना। रुको थोड़ा सा मेरे को इसको अरेंज कर लेने दो बढ़िया से, और इसके बाद एक गलत तरीका बताएंगे, वो तुमको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा बट गलत है वो इनफैक्ट। चलो, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे देते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे देते हैं। क्या एक काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर करते हैं और ये पाई बॉन्ड को इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं। देखो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये जो CHO है, इसके बगल वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब बताओ ये जो निगेटिव चार्ज है ना, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे तो उसी के बगल में निगेटिव चार्ज जाएगा, और जहां निगेटिव चार्ज जाएगा वहीं तो H+ आके, जहां निगेटिव चार्ज जाएगा वहीं तो H+ आके sp3 कार्बन बना देगा। समझे, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जहां निगेटिव चार्ज गया, फिर यहां पे H+ आके sp3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसी कार्बन का रिडक्शन होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो यहां पे कभी निगेटिव चार्ज नहीं आना चाहता, क्योंकि यहां अगर निगेटिव चार्ज आता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में तो वो अनस्टेबल होता। समझे, यही वजह है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो कार्बन रिड्यूस होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा वो कार्बन रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस रह ही जाता है जो नहीं समझ में आता ढंग से, जिसका एक्सप्लेनेशन करेक्टली नहीं है। वो ये कि फ्री रेडिकल यहां पे बनाए, फ्री रेडिकल यहां पे क्यों बनाए, फ्री रेडिकल हम यहां पे बनाते। जैसे ये हम कर सकते थे कि जैसे हम ये कर सकते थे, रहने दो ना अभी, देखो जैसे हम ये जैसे हम ये कर सकते थे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना। 1 मिनट, मम्मी चाय लेके आई होगी। चली गई। चलो देखो, हाँ एक्चुअली पढ़ाने वक्त डिस्टरबेंस मेरे को बहुत सही लगता नहीं, और मम्मी चाय लेके आई थी, हम देखे नहीं कि बाहर में कौन है, रूम लॉक था हमारा, उन्होंने बोल दिया, वो चली गई। चलो ठीक है, थोड़ा मनाना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे मम्मी है, मम्मी लोग तो मान ही जाती है। चलो, तो हम ये बोल रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है वो कार्बन का निगेटिव चार्ज, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए निगेटिव चार्ज यहीं पे आता है। और देन जो अल्कोहल है उसे H+ यहीं लेगा तो ये sp3 होगा, तो यहीं कार्बन रिड्यूस होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ये कार्बन रिड्यूस नहीं होता। बट सवाल तब भी बहुत सारा है जिसका आंसर अभी तक नहीं है, करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ हद तक एक्सप्लेन किया जाता है बट वो बहुत हद तक करेक्ट नहीं है। साइंटिस्ट लोग भी जो इसका एक्सप्लेनेशन देता है वो ये बोल के कि एक्सपेक्टेड है कि ये होता होगा, बट कुछ क्लियर कट नहीं होता। जैसे कोई ये बोले कि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिए, सर यहाँ क्यों दिए, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते और ऐसा कुछ कर देते, या इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना दें,
या फिर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दें, और देखो जरा गौर करो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन हम कहाँ दें, यहाँ पे दें, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा और इधर इधर डबल बॉन्ड। ये भी तो हो सकता था, फिर यहाँ पे H प्लस दे दो, sp3 हो गया, और फिर इसी फ्री रेडिकल को फिर से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एनायन बन जाएगा, और फिर प्रोटॉन इसको दे दो। तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं हो सकता था कि यहाँ पे प्रोटॉन दिए, प्रोटॉन मतलब अल्कोहल से जो प्रोटॉन आया ये बन गया CHO और ये बन गया, और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फिर इस फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जो सोडियम से आया वो फिर से बन गया कार्बेनायन बन गया CHO, और यहाँ पे बन गया ये, फिर इसको प्रोटॉन दे दो अल्कोहल से, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नहीं ये, लेकिन ये नहीं होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ करके एक्सप्लेन किया जाता है जबरदस्ती का, लेकिन इसका कुछ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये क्लियर कट सॉल्यूशन लिखता भी है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो उस कार्बन को रिड्यूस कर देना है, और उस कार्बन को रिड्यूस होगा तो ये sp3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आएगा नहीं, तो इसके बगल वाला पे डबल बॉन्ड दो, उसके पैरेलल डबल बॉन्ड दो, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा, मतलब तब तो ये कार्बन sp2 ही रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना हमने पहले बता दिया। अब एक हम गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट ये तुमको एग्जाम में बड़ा हेल्प करेगा, ध्यान देना, गलत एक्सप्लेनेशन है जो हम देने वाले हैं। अभी जो हम दिए हैं सब कुछ सही हमने बताया है, हमने बताया है कि रेडिकल एनायन बनेगा, हमने बताया है कि रेडिकल बनेगा, और हमने बताया है कि एनायन बनेगा इंटरमीडिएट, मतलब बर्स्ट रिडक्शन में एनायन भी इंटरमीडिएट होगा, रेडिकल भी इंटरमीडिएट होगा, और रेडिकल एनायन भी इंटरमीडिएट होगा। अब हम एक गलत मैकेनिज्म बताते हैं, चलो देखो, इसको दे दो इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको दे दो एक इलेक्ट्रॉन और, सॉरी हाफ एरो, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो हाफ एरो दिखाएंगे, ठीक है, दोनों चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, तो इसको रेजोनेंस करा के नीचे ले आओ, ठीक है। अब इसको दे दो प्रोटॉन, कहां से प्रोटॉन दोगे, जो भी अल्कोहल है इससे ले लिया प्रोटॉन, और दूसरा मोल है इससे ये ले लिया प्रोटॉन, क्या बन गया देखो, ठीक है, बन गया। और सोचो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता, इस केस में दो ऑप्शन ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन था और ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन था, इसको हम यहां पे भेजते और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करते, देखो क्या बनता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहां पे निगेटिव चार्ज और यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे डबल बॉन्ड। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करके इसको पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते, ऐसा नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे भेजते और पाई बॉन्ड को, रुको, ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेजते और पाई बॉन्ड को नीचे शिफ्ट करते,
है ना, तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये था और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो था। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें इलेक्ट्रॉन को, और इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, तब देखो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अब देखो, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके पाई बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। पाई बॉन्ड तो यहां भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है। इनफैक्ट पाई बॉन्ड तो हर जगह होता है ना रेजोनेंस के कारण। तो अब देखो, ये भी इंटरमीडिएट बन सकता है, ये भी इंटरमीडिएट बन सकता है। अब जरा गौर करो, इसमें क्या है, इसमें तुम जितना भी रेजोनेंस करा लो, ये लोन पेयर यहां पे नहीं आ पाएगा। इसको इधर करें, ये जाएगा इधर जमा होगा, इसको इधर पाई बॉन्ड बनाए, ये आ तो रहा है भाई, आ तो रहा है, ये देखते हैं, ये इधर आएगा, ये आएगा यहाँ पे, लोन पेयर बना, इसको इधर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये सही है। देखो एक मिनट, ये दोनों तो एक ही चीज है। इनफैक्ट इस सेकंड कार्बन को ही तो दिए हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड कार्बन को इलेक्ट्रॉन मत दो, थर्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दो। ये दोनों एक ही चीज है। सेकंड कार्बन को, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करो या यहाँ पाई बॉन्ड, दो बात एक ही है, क्योंकि हर जगह पाई बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। गलत हमने किया यहाँ पे, सेकंड कार्बन को, ये दोनों एक ही केस हो गया, सेकंड कार्बन को इलेक्ट्रॉन ना देकर थर्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दो। एक्चुअली इसमें तो गलती होगा नहीं, मेथड ही गलत है। क्यों गलत है ये हम बताएंगे अभी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड कार्बन को दो, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे हो गया निगेटिव चार्ज और यहां पे हो गया फ्री रेडिकल। अब तुम कितना भी रेजोनेंस करा लो, ये निगेटिव चार्ज यहां पे नहीं आएगा, ये निगेटिव चार्ज यहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कराओ ना रेजोनेंस, यहां पे नहीं आएगा। इसको जैसे इधर लाओगे यहां पे निगेटिव, यहां के बाद यहां निगेटिव आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आके यहां पे आता। मतलब ये वाला चीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में ज्यादा फेवरेबल होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन लाओ, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन लाओ और कार्बन आयन बनाओ। ठीक है, और उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, फिर से एनायन बन गया, 2 एनायन हो गया, 2 एनायन हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 एनायन हो गया। और चूंकि दो निगेटिव चार्ज पास पास नहीं रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, इसलिए इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ। देखो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे निगेटिव, और दोनों को अब प्रोटॉन दे दो। इसी तरह से यहां पे, क्यों यहां पे इलेक्ट्रॉन आया? ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में लोन पेयर न जाए, ऐसा ही हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। किसको दे देंगे? इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, क्या बन जाएगा? डाई एनायन बन जाएगा। और डाई एनायन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाई एनायन बन गया, और डाई एनायन दो निगेटिव आसपास में नहीं रहेगा। फिर क्या करेगा, ये रेजोनेंस करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम लेके चले गए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके चले गए, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको प्रोटॉन दे दो, प्रोटॉन दे दो, इसको प्रोटॉन दे दो, प्रोटॉन दे दो। ठीक है, तो ये था गलत तरीका। क्यों हमने बोला ये गलत तरीका है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जब इस रिएक्शन का स्टडी कर रहे होते हैं तो उनको इसके स्टडी में रेडिकल एनायन दिखता है, जबकि हमने क्या बनाया है, डाई एनायन। डाई एनायन इसके मैकेनिज्म में नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि जरा गौर करो, अगर डाई एनायन बना ना तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये डाई एनायन बनता ही नहीं है। तो ये मैकेनिज्म कैसे सही हो सकता है। लेकिन हमने क्या बोला था कि रेडिकल बनता है, रेडिकल एनायन बनता है और एनायन बनता है, डाई एनायन नहीं बनता है। बट ये गलत तरीका भी अगर तुम यूज करो तब भी आंसर तुमको ये समझना आसान हो जाता है कि दोनों निगेटिव चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन होगा। और अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तब भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। केवल डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वही निगेटिव रहेगा ताकि उसको स्टेबलाइज कर सके, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे निगेटिव नहीं रहेगा, अदरवाइज वहां पे डीस्टेबलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसके बगल वाले पे निगेटिव रहेगा और उसके अपोजिट निगेटिव। अब जब ये तुम बना लिए तो इसके साथ हाइड्रोजन तो चिपका ही सकते हो। अब देखो ये गलत तरीका था, मतलब इसको याद रखना। अब इसके बेसिस पे देखो कितना आसानी से, गलत तरीके के बेसिस पे हम कितना आसानी से आंसर कर लेंगे बहुत चीजों का। देखो अगर ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ध्यान देना, CHO ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसका बर्च रिडक्शन कराना है, बर्च रिडक्शन। अब बताओ, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब यहीं पे निगेटिव चार्ज आना चाहिए, यहां पे निगेटिव चार्ज आना चाहिए, मतलब ये हुआ CHO, यहां पे निगेटिव चार्ज, लोन पेयर निगेटिव चार्ज, और अपोजिट में आएगा लोन पेयर निगेटिव चार्ज, बाकी इधर डबल बॉन्ड, यहां H प्लस दे दो, हो गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पे CH3 है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इसका अगर कराना है बर्च रिडक्शन, अब बताओ जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहां निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा मतलब यहां नहीं आएगा, ये दो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या है, इस दोनों पे निगेटिव आएगा या इस दोनों पे निगेटिव आएगा। तो ले आओ इस पे निगेटिव या इस पे निगेटिव, दोनों में से किसी पे ले आओ। CH3 कहां ले आओ निगेटिव, इस दोनों पे या इस दोनों पे, तो यहां पे निगेटिव ले आओ ये, और यहां पे ले आओ, बाकी यहां डबल बॉन्ड दे दो, अब इसको H प्लस दे दो, हो गया। देखो कितना आसान है, गलत तरीका से लेके। इसके बाद अगर देखो एक और, अगर हम यहां पे लगा दें OMe, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब यहां पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा मतलब यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आता है तो आमने सामने आता है, तो यहां निगेटिव नहीं आएगा, तो निगेटिव यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, दोनों में से कहीं भी ले आओ। यहां निगेटिव हम ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, OMe यहां पे निगेटिव, यहां पे निगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, हो गया। अब इसको HS दे दो, है ना। तुम चाहते तो ये ना लिख के ये भी लिख सकते थे, यहां पे निगेटिव, यहां पे ये देखो OMe, यहां पे निगेटिव ना लिख के यहां पे निगेटिव लिखते, और उसके बाद क्या करते, इधर और इधर डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहां HH दे देते, इससे भी प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, तो ये था शॉर्ट ट्रिक, रॉन्ग मेथड, बट आंसर सही आता है। और सही वाला एक्सप्लेनेशन नहीं भी जानो तब भी चल सकता है, सही वाला मैकेनिज्म भूल भी जाओ तब भी चल सकता है, क्योंकि ये है इनफैक्ट सिलेबस में नहीं, बट कई बार नीट और IIT सिलेबस से बाहर भी निकलता है, इसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये इतना याद रखना कि डाई एनायन नहीं बनता है, इसके मैकेनिज्म में क्या बनता है, ये जो डाई एनायन बनाए हुए हैं सब गलत है। सही क्या है जो हमने पहले बताया था, रेडिकल बनता है, रेडिकल एनायन बनता है, एनायन बनता है, बट प्रोडक्ट बनाने में इसका हेल्प ले सकते हो। ये था ओवरऑल बर्च रिडक्शन। एक और रिएक्शन है डिल-सिल्डर रिएक्शन, वो भी डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट पूछा जाने का चांसेस बनता है, हालांकि बहुत कम बनता है। पिछले बैचेज में तो हमने उसको डिटेल में बताया था, बट इस बैच में अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन के साथ आएंगे या फिर हम आएंगे 12th का टॉपिक एल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ। ठीक है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन चूंकि सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट, तो उसको हम आगे ही कभी टाइम मिलेगा तो उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी हमको लगता है उस पर बात करना समझदारी नहीं है, अभी हमको एल्काइल हैलाइड में इंटर ही कर जाना चाहिए। तो जैसा भी होगा हम देखते हैं अगले लेक्चर में, या तो हम डिल्स-एल्डर के साथ आएंगे या फिर आएंगे अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।